हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग राष्ट्रपति शुरू करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रपति का एक एक वर्ड, एक एक आर्टिकल आपके जबान पे ला देंगे। आपको पीपीटी नहीं, यहाँ पे नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। हम खुद हैंड से अपने लिखेंगे, आप पढ़ेंगे। आप भी नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ। और इससे बेहतर नोट्स, इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं मिलेगा नहीं कि साथ साथ पढ़ते भी रहें और नोट्स बनाते भी रहें। तो आप लोग वीडियो से जुड़ें और क्लास को देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आइए, आज हम लोग राष्ट्रपति, जैसा कि थंबनेल में आपने देख चुका है और टॉपिक भी देख रहे हैं, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति, इसके पद का जो उल्लेख है, पद, जो पद होता है वो आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख है। इसके पद का ये जो आर्टिकल 52 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसके पद का उल्लेख है। आगे देखेंगे, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के संसदीय लोकतंत्र में वह नाम मात्र कार्यपालिका होता है। जो भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है, वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री और होता है, उसका मंत्रिमंडल होता है। लेकिन जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति होती है। तो भारतीय क्या लिखेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति तो लिखे ही हैं, अब यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे कि यह भारतीय लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में नाम मात्र का, ठीक है, कार्यपालिका होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, ये जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक 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 प्रमुख माना जाता है। आप साथ साथ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हैं। अगर ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आपको फिर से रिप्लाई करेंगे। आपको एक एक आपका जो डाउट हो सबको क्लियर करेंगे। बस आप लोग वीडियो पे जाइए, वीडियो को देखिए। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। अगर देखने में ना समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान के कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो देखिए क्या बोला कि जो राष्ट्रपति है उसके पद का जो उल्लेख है आर्टिकल 52 में है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। पूछ दे कि भारत का, एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप बोलेंगे भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। बोल दे कि भारत के लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका किसको कहते हैं, भारत के लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इतनी चीज को आप नोट करेंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रपति बनने की योग्यता, अगर योग्यता की तरफ आप जाएंगे, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है साथियों, गर्मी की वजह से थोड़ा पसीने हो रहे हैं, मौसम भी है, फैन चला नहीं सकते। तो आगे देखिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, योग्यता में क्या देखेंगे, आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये देखिए योग्यता, देखिए योग्यता में क्या है। सबसे पहली योग्यता कि भारत का उसे नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, दूसरा क्या है,
न्यूनतम जो पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है साथियों। अगली योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की? लाभ का पद, जैसे किसी सरकारी मतलब जो जितने भी संविधान में जितने भी पद हैं, सरकारी पद हैं, उस पे वो लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ओके साथियों, अगली योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा मतलब सांसद, जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बनने की योग्यता रखता हो। अगली योग्यता क्या हो सकती है? इसकी जो सैलरी है, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है 5 लाख होती है पर माह, 5 लाख, 5 लाख पर माह। ओके साथियों, और जो कि टैक्स फ्री होती है, इस पे टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स फ्री होती है। अब हम और आप लोग 50,000 20,000 10,000 महीने कमाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति के 5 लाख हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, योग्यता में ही कार्यकाल आ जाएगा, तो 5 वर्ष के लिए, लेकिन वो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, लेकिन अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, कई बार हो सकता है। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो 2 बार मैक्सिमम, उसके बाद नहीं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष, एक बार जब चुने जाए निर्वाचित होगा तो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बाद वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, अगर जनता चाहे तो। आप साथ में नोट्स तैयार कर सकते हैं, आपके बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं साथियों, आप चाहेंगे तो साथ साथ नोट तैयार करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट पे लेते हैं। फिर देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति का वेतन जो होता है, वेतन भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इसको इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमने योग्यता देख लिया, राष्ट्रपति को का पद किसमें उल्लेख होता है वो देख लिया। अब आते हैं भारत की निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पहली पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसका निर्वाचन जो करता है वो पहले एक निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, एक मिनट, निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, और इसमें वोट कौन कौन लोग देते हैं?
अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें वोट कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं वोट देने के लिए राष्ट्रपति को, तो निर्वाचन जिसमें वोटिंग जो देते हैं वो लोग संसद लोकसभा, 60 को लिख रहे हैं लोकसभा, LS प्लस RS राज्यसभा, संसद के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य, ये नहीं कि जैसे राष्ट्रपति को अधिकार है कि 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो जो मनोनीत किए गए हैं वो नहीं वोट दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते? हम राष्ट्रपति हैं, हमने 12 लोगों को मनोनीत किया, जब भी वोटिंग की बारी आएगी तो हमें ही वोट देंगे, जब या जिसको कहेंगे उसको ही वोट देंगे। तो इसलिए संविधान में उनको मना कर दिया गया कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो लोग निर्वाचित हो के आए हैं वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके सर, निर्वाचन का मतलब कि जो लोग MP MLA द्वारा, ये जनता द्वारा जो चुन के आए हुए हैं संसद में, वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, उसी को निर्वाचित कहते हैं। ठीक है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है जो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधान सभाओं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य आगे देखेंगे, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोटिंग में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग लेंगे निर्वाचित सदस्य, भाग लेंगे। पूछ लिया जाए किन केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में, यही 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं आपको मिलेंगी, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, और इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार है। मतलब जितने भी, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, चाहे विधानसभाओं, जितने भी सदस्य हैं उनको एक वोट डालने का अधिकार है, लेकिन उनके मतों का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनका मत अलग अलग होता है, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका मत का मूल्य अलग अलग होता है। अब जैसे आपको बताते हैं कैसे अलग होता है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, अगर आप देखना चाहेंगे तो बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में देखिए MLA का मत, जिसे विधानसभा में मेंबर ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनके जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके मतों का मूल्य कितना होता है और कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मतलब सिंपल सा, MLA का मत, MLA का मत का मूल्य, सॉरी थोड़ा सा, MLA के मत का मूल्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उन जो MLA होते हैं उनके वोटों को जो मत होता है उनका कितना मूल्य होता है, कैसे निकालेंगे? आपके सिंपल सा एक फार्मूला होता है, 1000 डिवाइड बाई राज्य
राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की सॉरी कुल राज्य की कुल जनसंख्या जो कि 1971 में जो जनगणना हुई थी, 1971 सेंसस के थ्रू के तहत ली जाएगी। 1971 जो उसके ही अधिकार उसके ही सापेक्ष ली जाएगी, जो अभी 2011 के सापेक्ष, जो 2001 में जनगणना उसके सापेक्ष नहीं, जो 1971 में जनगणना हुई थी उसी की तहत जो जनसंख्या है बटे राज्य में निर्वाचित, बटे राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या, राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या। अब जैसे माना कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं। फार्मूला क्या है कि 1000, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या जो कि 1971 के सेंसस के थ्रू ली जाएगी, राज्य में निर्वाचित एमएलए की बटे राज्य में निर्वाचित एमएलए की जनसंख्या। माना जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, माना राज्य की जो संख्या है 1 लाख है, राज्य की जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख, और निर्वाचित एमएलए 20 हैं। तो आप कैसे करेंगे? आप फार्मूला देखेंगे कि 1000, ठीक है, 1000 डिवाइड बाई जनसंख्या की टोटल कितनी है, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या 1000, 1 लाख बटे राज्य में निर्वाचित एमएलए की जनसंख्या, एमएलए की जनसंख्या कितनी है, 20 है। अब इसको आप हल कर लेंगे, कितना जाएगा, काट लेंगे, सॉरी ऐसे नहीं होगा। अब आपको सिंपल सा इसका फंडा है, आप इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे आपको बताते हैं। अगर आपको बदलना है तो इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। जैसे अब जब आगे जाएंगे तो करते हैं ना, 1 लाख बटे 20 गुड़े 1 लाख, 1/1000, 1 2 3 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 2 से 5, तो कितने आ गए, एमएलए की संख्या 5 मानी जाएगी। ठीक है साथियों, बहुत गर्मी है साथियों, थोड़ा सा दिमाग इसलिए डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो एमएलए की संख्या आप ऐसे निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, हमने एमएलए के मत का मूल्य देखा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे हम लोग देखेंगे एमपी के मत का मूल्य। ठीक है, एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, उसका भी फार्मूला आता है। सभी राज्यों का मतलब देखिए, सभी राज्यों का मतलब 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो 28 + 3 मतलब जो 28 राज्य हैं जिनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, और 3 विधानसभाओं के सभी निर्वाचित एमएलए की मतों की कुल संख्या, सभी राज्यों के सभी निर्वाचित एमएलए की मतों का कुल मूल्य। ठीक है, बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या।
लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा में कितनी जनसंख्या होती है? 545, सॉरी 543, गर्मी है साथियों, कुछ भी बोल जा रहा है। 543। और राज्यसभा में कितनी होती है? 245, जिसमें 2 मनोनीत होते थे, तो बाद में इसको हटा के इसको कर दिया गया 243। ठीक है साथियों, अब आज के डेट में 243 है, 543 है निर्वाचित। तो टोटल कितने हो गए इन दोनों के? 543 और 243 मिला के ये हो जाएंगे 776। तो आप देखेंगे सभी राज्यों, मतलब 28 प्लस 3 सभी राज्यों की जो निर्वाचित एमएलए के मतों की कुल संख्या है। अब सभी राज्यों की जो आपने एमएलए का मत तो निकाल ही लिया, मूल उनका निकाले, ऊपर देखें ना, सभी राज्यों की जो जनसंख्या है उससे आपने टोटल एमएलए के संख्या और डिवाइड बाई 1000 से आपने डिवाइड किया, तो एमएलए के मतों की संख्या आ गई। उसी तरह 28 प्लस 3 राज्यों में जितने एमएलए हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका मत निकाल लेंगे और फिर डिवाइड बाई कर देंगे निर्वाचित सांसदों की संख्या, एमपी की संख्या, तो आपको एमपी के मतों की संख्या निकल जाएगी। ओके साथियों, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं, दूसरी टॉपिक। आप देखिए अब क्या बोल, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। मतलब राष्ट्रपति जो निर्वाचन कोटा क्या होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए एक निर्वाचन कोटा प्राप्त होता है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, सॉरी, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अनुपातिक होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता ने जो एमपी एमएलए चुन ली है वो एमपी एमएलए राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनका मत अलग अलग होता है। और अनुपातिक होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, एक जैसे कि ये मान चला जाता है कि 10 लाख जनसंख्या एक एमपी को प्रदर्शित करती है, तो ये अनुपातिक होता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, इनमें से कोई नहीं, तो आप राष्ट्रपति लगाएंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, तो क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाएंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, ये ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और देखिए क्या है, बहुत गर्मी है साथियों। राष्ट्रपति में आपको कोई बचेगा नहीं, राष्ट्रपति से बाहर कोई जाएगा भी नहीं। तो आप राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किसमें? आर्टिकल, देखिए पिछले पेज पे देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये जो, एक मिनट साथियों, कहाँ गया? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसको आर्टिकल चुनाव, आर्टिकल 15 में इसको रखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हम आपको खुद नोट्स के ही माध्यम से पढ़ाएंगे, कुछ अलग नहीं ले जाएंगे। हमने खुद अपने हैंड से नोट्स तैयार किए हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको भी नोट्स मिले, न कि पीपीटी के माध्यम से आके कोई पढ़ा कुछ भी चला जाए। तो आपको नोट्स हम दे रहे हैं, आप चलते वीडियो में नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप 2x पे 1.5 पे x पे पिक्सल पे
चला के वीडियो देख सकते हैं। हमें लिखने में टाइम लग रहा है, आपकी जैसी सुविधा आप वैसा वीडियो चला सकते हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सिंपल सी बातें हम बोल देते हैं, आपको इसे लिखने की नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। अगर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन से कम चीज़ें हैं तो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो राष्ट्रपति का इतना चीज़ चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि होती, आप लोग सुने होंगे कि उसकी जो जमानतें जब्त हो गई, तो जमानत राशि 5,000 रुपये होती है। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति की पद मुक्ति, पद तो हमने देखा कि आर्टिकल 52 में उसके पद की बात है। और जब वो राष्ट्रपति बन गया तो अपने पद से मुक्त कैसे होगा, तो पद मुक्ति देखिए, राष्ट्रपति की पद मुक्ति, ठीक है। आइए, बहुत गर्मी है साथियों। तो देखेंगे कि अगर कार्यकाल की समाप्ति तक, पहली बात कार्यकाल की समाप्ति तक, कार्यकाल की समाप्ति तक, ठीक है। अगर बाय द वे राष्ट्रपति बीच में रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कैसे रिक्त होगा, अगर बाय द वे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाए, या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो इन कारणों से, जो मृत्यु से, त्यागपत्र से, निर्वाचन रद्द होने से, महाभियोग लाने से, राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन रद्द हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर बाय द वे उपराष्ट्रपति भी मर जाए तो कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस भी मर जाए, कोई कारण से कुछ हो जाए इनको, तो कौन फिर संभालेगा, कार्यवाहक होगा एससी का, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज, ठीक है। एक बार सीजीआई, जो ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला, एक ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीजीआई के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का पद भी निभाया था। आर्टिकल 1969 में, आर्टिकल नहीं 1969 में राष्ट्रपति बने थे, जो कि सीजीआई के पद पर थे, कार्यवाहक थे, ठीक है। इन सब चीज़ ओके साथियों, गर्मी बहुत है तो वीडियो इतना क्लोज करते हैं। हमने राष्ट्रपति की पदमुक्ति देख लिया, आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। नोट्स हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है और आप देखते हैं किस माध्यम से हमने आपके नोट्स तैयार किया हुआ है। हैंड रिटेन नोट्स है और कहेंगे तो आपको PDF भी भेज देंगे। हालांकि हमने कुछ हाई क्लासेस नोट्स बनाए हैं, बहुत ऊपर की क्लासेस नोट्स हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो इसमें लिखा गया हम आपको लिख दे रहे हैं, तो सब चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं। कल फिर एक वीडियो आएगी, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड एक से दो वीडियो, एक वीडियो आ रही है, 2 वीडियो और आएंगी, और राष्ट्रपति क्लियर। तो फिर से एक बार साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे और वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलते वीडियो में नोट्स बना लेंगे, PPT की ज़रूरत नहीं है। हैंड से लिख रहे हैं, आप भी साथ साथ लिखते चले जाएंगे, और जब पढ़ेंगे लिखा हुआ तो हमेशा याद रहता है, जो आप खुद से लिखे हुए हैं। तो ठीक है साथियों, विदा लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार। ओके साथियों, और यही उम्मीद करते हैं कि जब भी आप चैनल पे आएंगे, वीडियो को देखेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, क्या क्वेरी है, क्या डाउट्स है, कमेंट करेंगे। ओके साथियों, चलिए नमस्कार, बाय।